किसान की मौत के बाद दिए मंत्री के बयान को संवेदनहीन बताया और किसानों के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरा। कई मामले हुए इस प्रकार के, आपने उसमें भी देखे कि कोरोना के अंदर भी कई लोग रास्तों पर अपने जान खोई है। तो भाजपा और भाजपा के मंत्री इनके लिए असंवेदनशील हो गए। इनके लिए बड़ी सामान्य बात है कि किसी के लिए कह देना हार्ट अटैक है, लेकिन उस परिवार से पूछो जिसके यहाँ ये घटना घटी है, उस परिवार के पीछे कौन रहेगा? वो किसान तो गया, उसका घर कैसे चलेगा? राजस्थान में कोरोना संकट की वजह से प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले टीचर बेरोजगार हुए तो उन्होंने मनरेगा के तहत काम करना शुरू कर दिया। बताया गया कि कई टीचर जयपुर सहित दूसरे जिलों में मनरेगा के तहत काम करते दिखे। लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद होने से इन टीचरों की नौकरी चली गई। लेकिन परिवार चलाने की जिम्मेदारी इन टीचरों को जयपुर के पास एक बंजर जमीन पर खींच लाई, जहां धूप में सड़क बनाने के लिए मजदूर मिट्टी खोदते नजर आए। इनमें कई टीचरों को मजदूरों से काम करवाने की जिम्मेदारी मिल गई, जिसकी एवज में उन्हें रोज 236 रुपए मिलते हैं। जाहिर है हर महीने 25,000 रुपए कमाने वाले इन टीचरों के लिए ये कम है। यहाँ तो क्या खर्चा भी मुश्किल से चल रहा है सर। वैसे देखा जाए तो घर में 4-5 मेंबर हैं, खर्चा भी चलना मुश्किल है सर। मजबूरी की मार ने कई परिवारों को इस तरह झकझोर दिया कि कई टीचरों की पत्नियां भी सिर पर टोकरी और हाथों में कुदाल लेकर काम करने पहुंची दिखी। चिलचिलाती धूप में मिट्टी खोदने निकली ये महिलाएं धूप में परेशान नजर आईं। कुछ ने अपने ही कपड़ों से छांव का इंतजाम किया तो कुछ थकान होने पर पेड़ों की छांव में जाती दिखी। भीषण गर्मी में काम करने वाली इन महिलाओं को रोज 220 रुपए मजदूरी मिलती है। इनमें कई BA पास बताई गई। अभी लॉकडाउन की वजह से सभी के काम बंद है। मेरे पति भी बाहर प्राइवेट कंपनी में कार्य करते थे, टीचिंग करते थे, तो अभी सारा कार्य बंद है तो वो बाहर जा नहीं सकते। बताया गया कि मजदूरों का हिसाब किताब और उनके काम पर नजर रखने वाले टीचरों में कई तो 2 विषयों में MA और B.Ed कर चुके हैं। रोजी रोटी छिनने से परेशान ऐसे टीचर मनरेगा में काम मिलने से खुश नजर आए। मजबूरीवश नरेगा के अंदर अप्लाई करना पड़ा और हमें बड़ी खुशी है कि माननीय गहलोत साहब ने सही समय पर ये रोजगार योजना चालू की है नरेगा की। तमिलनाडु के मदुरै में एक 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। बताया गया कि जिस इमारत में आग लगी वो कपड़ों का शोरूम था, जिसमें आग तेजी से फैली और उसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। कपड़े के शोरूम में आग लगने की खबर के बाद दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग को काबू किया। बताया गया कि आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस और सेना ने मिलकर आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पिछले साल पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले की तर्ज पर आतंकी बड़े हमले को अंजाम देने वाले थे, लेकिन जिस कार में विस्फोटक भरा गया वो पुलिस के हाथ लग गई, जिसमें सुरक्षा बल ने बेहद सावधानी से धमाका कर आतंकियों की साजिश को नाकाम किया। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में जो सफेद कार दिखी, उसी कार में आतंकियों ने विस्फोटक भरा था। धमाका होते ही कार के परखचे हवा में उड़ गए और दूर दूर तक धुआं नजर आने लगा। इतना धुआं कि कैमरे से ली गई तस्वीरों में और कुछ भी दिखना बंद हो गया। जब धुआं छटा तो कार की जगह केवल कबाड़ पड़ा हुआ दिखा। धमाके का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें आसमान में उड़ते कार के परखचे साफ दिखे। कार में रखा विस्फोटक सुरक्षा बल के अंदाजे से भी कहीं ज्यादा था। अगर आतंकी अपने इरादों में कामयाब हो जाते तो अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता था। वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबड़ी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। जिस जगह कार में धमाका किया गया वहां दूर दूर तक कबाड़ दिखने लगा। कार के तो केवल निशान ही बाकी रह गए, वो भी पूरी तरह काले। आप देख सकते हैं ये उस कार की स्टीयरिंग है और इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धमाका कितना शदीद था, कितना एक्सप्लोसिव या IED मटेरियल जो है वो इस गाड़ी में भरा था। पास में लगा हुआ बिजली का एक ट्रांसफार्मर भी गिर गया, जिसके कारण पूरे गांव की बिजली चली गई। आसपास के घरों को भी धमाके से भारी नुकसान हुआ। हालांकि सुरक्षा बल ने आसपास के लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से न तो किसी की जान गई और न ही कोई जख्मी हुआ। इसीलिए इसे सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलवामा पुलिस को आतंकियों की साजिश का पता पहले ही चल गया था, इसलिए जगह जगह नाकेबंदी कर जांच की जा रही थी। गुरुवार को रात करीब 8:30 बजे विस्फोटक से भरी कार लेकर एक आतंकी नाके के करीब दिखा। वो रोकने पर नहीं रुका तो पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी बचकर निकला, लेकिन तब तक अगले नाके के पुलिस वाले भी मुस्तैद हो गए थे। ताबड़तोड़ गोलियां चलती देख आतंकी कार लेकर कुछ दूर तक पहुंच गया और जान बचाने के लिए कार छोड़कर फरार हो गया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहां से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया
वार्निंग फायरिंग किया, तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। पुलिस और सेना के जवान जब कार के पास पहुंचे तो आतंकी गायब हो चुका था। कार में पिछली सीट गायब थी। विस्फोटक से भरी कार देखकर सबके होश उड़ गए। रात में ही घटना की जांच और आतंकी की तलाश शुरू हो गई और विस्फोटक को नष्ट करने की योजना भी बनाई जाने लगी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहले ही चौकन्ना हो गए थे और विस्फोटक से भरी कार मिलते ही पुलिस ने आसपास के लोगों के घर खाली करवा दिए। थोड़ा फायरिंग सुनी, फायरिंग के बाद तकरीबन 15-20 मिनट हो गया, ये टास्क फोर्स आ गया। इन्होंने हमारा दरवाजा खटकाया और बताया बाहर निकलो। सुबह जब धमाका हुआ तो करीब के घर भी कांप उठे। एक घर की ऊपरी मंजिल को भारी नुकसान हुआ। नुकसान भी ऐसा जैसे कोई भारी भूकंप आया हो। घर की खिड़कियां टूट गई, पर्दे रॉड के साथ ही नीचे गिर गए। घर में रखा सारा सामान बिखरा हुआ दिखने लगा। अलमारियों तक के दरवाजे धमाके को सह नहीं पाए। ये इर्द गिर्द के मकान हैं, आप इन मकानों की हालत देखें, बहुत डैमेज इस मकान में हुआ है। 2 मंजिल में खिड़कियां जो हैं वो बाहर आई हैं, वो बिखरी पड़ी हैं और जो चीजें थी वो तबाह हो गई। अंदर भी बहुत हालत खराब हुई है इस मकान की। कार की जांच शुरू हुई तो पता लगा कि कार पर लगी नंबर प्लेट फर्जी है। कार पर 2008 मॉडल की एक मोटरसाइकिल का नंबर लगाया गया था। हालांकि धमाके के बाद बचे हुए कार के इंजन और बाकी पुर्जों के हिस्से जांच टीम अपने साथ ले गई। दिन भर पुलवामा में धमाके वाली जगह पर सुरक्षा बल की टीमें जांच में लगी रहीं। और माना जा रहा है कि फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले की तर्ज पर आतंकियों की एक बड़ी हमला करने की योजना थी, क्योंकि पुलवामा में 2019 में हुए हमले में भी इसी तर्ज पर एक कार में विस्फोटक भरकर धमाका किया गया था। उस वक्त भी कार में करीब 80 किलो विस्फोटक भरा गया था और इस बार भी करीब 45 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। पुलवामा में 2019 में हुए हमले को भी जैश ने अंजाम दिया था और इस बार भी इस साजिश के तार जैश से जुड़ रहे हैं। हालांकि सेना के लिए बड़ी कामयाबी यह रही कि आतंकियों की एक बड़ी साजिश को इस बार सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया, जिसके पीछे इस बार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के खुफिया तंत्र को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। इस बार आतंकियों की साजिश से जुड़ी सटीक जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले ही मिल गई थी। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। हिज्ब के कमांडर रियाज नाइकू के ढेर होने के बाद से ही आतंकी संगठन सुरक्षा बल पर बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। ये कहीं पे भी अगर किसी जगह निशाना बनाने की कोशिश करते इस एक्सप्लोसिव के जरिए, चाहे कोई आर्मी का कैंप होता, आर्मी की कॉन्वॉय होती, सीआरपीएफ या पुलिस को निशाना बनाया जाता तो बहुत ज्यादा जानी नुकसान वहाँ पे हो सकता था। विस्फोटक से भरी कार चलाने वाले लड़के की पहचान हिज्ब के आतंकी आदिल के तौर पर हुई है। तेलंगाना के नलगोंडा में बिजली घर में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। एक दिन पहले हुए इस हादसे में पूरा ट्रांसफार्मर आग की चपेट में आ गया। आपको बता दें, ट्रांसफार्मर में कुछ धमाके भी हुए। ये बिजली घर हाईवे के पास है, जिस वजह से आग को देखकर सड़क से गुजरते लोग घबरा गए और उन्होंने इस घटना का वीडियो बना लिया। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन अनुमान है कि घटना से करीब 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई, मगर ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके के कुछ गांवों की बिजली कट गई। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर प्रशासन की सख्ती की वजह से कई लोग घंटों जैम में फंसे रहे। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से 3 दिन पहले ही दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को फिर से सील कर दिया गया था, लेकिन बॉर्डर सील होने की जानकारी न होने पर तीसरे दिन भी कई लोग अपनी गाड़ियां लेकर वहां पहुंच गए। इस वजह से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि वहां तैनात पुलिस ने हर गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली और डीएम की तरफ से जारी पास दिखाने की मांग की। केवल सरकारी पास वाली गाड़ियों और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बॉर्डर पार करने दिया गया। एक एक गाड़ी की चेकिंग हो रही है, एक एक गाड़ी का पास चेक किया जा रहा है और अगर कोई अनधिकृत है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। एक दिन पहले तक बिना पास वाली गाड़ियों को बॉर्डर से सिर्फ लौटाया जा रहा था, लेकिन दूसरे दिन पुलिस ने सख्ती दिखाई और उन सभी गाड़ियों के चालान काटे जो बिना सरकारी पास के बॉर्डर पार करने की फिराक में थी। जो फोटो वगैरह खींच रहे हैं इन्हीं से मैं चालान करूंगा, इन्हीं से आप चालान करेंगे। तो चालान करने की भी प्रक्रिया है, जिनके पास पास नहीं है उनको चालान भी किया जा रहा है। पुलिस की इस सख्ती की वजह से जरूरी सेवाओं से जुड़े कई लोगों को भी जाम में फंसकर परेशानी उठानी पड़ी। ये कब से इस जाम में फंसे हुए, कितनी देर से? 1 घंटा से। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्पीक अप इंडिया ऑनलाइन आंदोलन की शुरुआत की और केंद्र सरकार से जरूरतमंदों की मदद की अपील की। सोनिया गांधी ने रोजगार संकट और गिरती अर्थव्यवस्था का जिक्र कर सरकार से हर परिवार को 6 महीने तक 7,500 रुपए देने का आग्रह किया।
केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और ज़रूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपये प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपये फौरन दें। कोरोना महामारी के बीच असम के कई जिलों में बाढ़ की वजह से मुसीबत बढ़ गई। वहां पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश की वजह से कई नदियां भी उफान पर आ गई। बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर तो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया और उसके किनारे खड़े कुछ लोग उस वक्त बाल बाल बच गए जब तेज बहाव की वजह से मिट्टी का बड़ा हिस्सा कटकर नदी में गिरा। किनारे पर खड़ा एक आदमी भी पानी में गिर पड़ा और बाकी लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तुरंत लोग उसकी तरफ बढ़े और हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। इसी तरह एक दूसरी जगह भी ब्रह्मपुत्र नदी के तेज बहाव में किनारे का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा और वहां खड़े लोग भी बाल बाल बच गए। नदी किनारे बने एक मकान के टूटकर पानी में डूबने का वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि ये वीडियो असम के बंगाई गांव का है। ब्रह्मपुत्र नदी के उफान पर आने से उसका पानी किनारों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान ग्वालपारा और गोलाघाट में हुआ। वहां कई लोगों के मकान पानी में डूब गए और कई रास्ते भी टूट गए। सड़कों पर पानी नदियों की तरह बहता नजर आया। एक रास्ते पर पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार करते नजर आए। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ का असर असम के कई जिलों पर पड़ा और सैकड़ों लोगों के मकानों को भी बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचा। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एनडीआरएफ को दी गई और नावों की मदद से लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। हालांकि कुछ लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर खुद ही सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल पड़े। अपने घरों से निकले कई लोगों ने कमर तक पानी में डूबकर रास्ता पार किया। बताया गया कि असम में आई बाढ़ की वजह से करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए, जिनमें ज्यादातर को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया। बाढ़ ने असम की कई सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचाया और किसानों की फसल भी बर्बाद कर दी। वहां के लोगों को अभी बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पर आवर में 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है। कल से 1 मीटर से ज्यादा पानी बढ़ गया। धोनी के संन्यास की अटकलों को उनकी पत्नी ने अफवाह बताया। सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर अटकलें लगने के बाद साक्षी धोनी ने इन्हें अफवाहें बताया, लेकिन फिर ये ट्वीट हटा भी दिया। अमेरिका के कोलोराडो में 2 महीने बाद स्कीइंग की शुरुआत हो गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग स्कीइंग करने पहुंच गए। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से वहां करीब 70 लाख का सामान जल गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बढ़ती गर्मी में लोगों को अपना ध्यान रखने और दिन भर पानी पीते रहने की सलाह दी। जोधपुर में एक वकील का शव तालाब किनारे मिला, जबकि उसकी कार जली हुई हालत में मिली। बताया गया कि मारे गए वकील को सोने की बनी हुई चीजें पहनने का शौक था। टिड्डियों का झुंड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंच गया है। टिड्डियों का झुंड महाराष्ट्र के भंडारा में पहुंच गया है, जिन्हें भगाने की गांव वालों ने कोशिश की, जिसके बाद कृषि विभाग को सतर्क कर दिया गया है। किसानों से कहा गया है कि कहीं भी अगर टिड्डियों के झुंड दिखाई दें तो फौरन कृषि विभाग को सूचना दें। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, वहां कृषि विभाग की तरफ से टिड्डियों के झुंड से निपटने के क्या इंतजाम? देखिए, परसों देर शाम जब टिड्डियों के झुंड का पता चला तो कृषि विभाग की टीम तुरंत वहां पहुंची और भंडारा में करीब 13,000 लीटर लिक्विड के जरिए और उसके अलावा दूसरे तमाम सारे किसानों के मदद से टिड्डियों को भगाया गया, और जिसमें करीब 50% टिड्डियों के मारे जाने का दावा कृषि विभाग ने किया है। फिलहाल टिड्डियां महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हैं। हालांकि 66,000 किसानों को सतर्क किया गया है एसएमएस के जरिए कि जैसे ही विदर्भ के जोन में, खासकर भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन पूरे जोन में कहीं पे भी दिखाई पड़ते हैं तो तुरंत कृषि विभाग को सूचित करें। और कृषि विभाग ने सभी अपने आला अधिकारियों को इस बारे में सूचना दे दी है। और क्योंकि विदर्भ में इस समय खेती का मौसम है और ऐसे में धान की फसलें तैयार हो रही हैं और तमाम सारी दूसरी चीजें तैयार हो रही हैं, तो कृषि विभाग ने पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है और किसानों के मैसेज को तुरंत वो गंभीरता से लेकर वहां पर चेक कर रहे हैं, जहां से तमाम सारे अफवाहें हों या फिर लोगों की सूचनाएं हों कि यहाँ पर टिड्डियां आ रही हैं या आ सकती हैं। ऐसी तमाम जगहों को सतर्क पर रखा गया है। जी,
उधर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का एक वीडियो ट्वीट कर आरोप लगाया कि वहां मरीजों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। सिरसा ने यह वीडियो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी टैग किया और दावा किया कि दिल्ली सरकार की मंजूरी मिले तो गुरुद्वारा बंगला साहिब कोरोना मरीजों को पौष्टिक, साफ सुथरा और भरपूर खाना देने के लिए तैयार है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल केंद्र सरकार के तहत आता है। संजय सिंह ने फौरन सिरसा के ट्वीट का जवाब दिया। संजय सिंह ने सिरसा को इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखने की सलाह दी और बताया कि उन्होंने ऐसा ही किया है। चीन की संसद ने हांगकांग के विवादित नेशनल सिक्योरिटी बिल को मंजूरी दे दी। इस नए कानून के तहत हांगकांग में चीन का विरोध करना कानूनन अपराध माना जाएगा, जिसे चीन की संसद में वोटिंग के जरिए मंजूरी दी गई। संसद के इस खास सत्र में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद रहे, जिन्होंने बटन दबाकर बिल के पक्ष में अपना वोट डाला। लेकिन चीन के इस कदम का हांगकांग में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। वहां सैकड़ों लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे और चीन के खिलाफ आवाज उठाई। गुस्साए लोगों ने वहां आगजनी भी की, जिसके बाद सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। हांगकांग की संसद में भी चीन के इस विवादित बिल के खिलाफ जमकर बवाल हुआ। वहां लोकतंत्र समर्थक पार्टी के सांसदों ने बिल के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। चीन के दखल का विरोध कर रहे इन सांसदों ने सदन की कार्यवाही रोकने की कोशिश की। बाद में प्रदर्शन कर रहे सांसदों को खींचकर सदन से बाहर निकाल दिया गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि केमिकल के आग पकड़ने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई और फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी खतरनाक थी कि आसमान में कई फीट तक काला धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे नजर आए। बताया गया कि आग में लाखों का नुकसान हुआ। यूपी के फिरोजाबाद में अस्पताल से भागने की कोशिश कर रहे एक कोरोना मरीज ने रोके जाने पर सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट कर दी। 2 दिन पहले ही इस मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अस्पताल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब इस मरीज ने अस्पताल से भागने की कोशिश की। अस्पताल के एक सुरक्षाकर्मी ने जब उसे रोकना चाहा तो मरीज ने एक डंडे से उस पर हमला कर दिया। हंगामे के दौरान मरीज एक ही रट लगाता रहा। रक्षा करेंगे, आपकी रिपोर्ट हो गई, मुझे नहीं पता है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को वहां बुला लिया गया। पीपीई किट यानी कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सूट, मास्क और दस्ताने पहनकर वहां पहुंचे पुलिस वालों ने किसी तरह मरीज को पकड़ा और उसे आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाया। मशीन का पाइप वगैरह होता है, उसको पकड़कर वो नीचे उतरा है, फिर फर्स्ट फ्लोर से वो छज्जे से कूदा है, तो ही इज ऑल राइट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में अम्फन से निपटने के लिए सही इंतजाम नहीं किए गए। ज्यादातर तैयारी पहले होनी चाहिए थी। मैं इस बात से दुखी भी हूँ और व्यथित भी हूँ कि ऐसी संकट की घड़ी में जब एकाग्रता से हमारा ध्यान सिर्फ समस्या की ओर होना चाहिए, कुछ जगह हालात तो मैं के बने हुए हैं सरकारी तंत्र के बीच में। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता सरकार को महामारी के मुद्दे पर भी घेरा और आरोप लगाया कि कोरोना मरीजों के आंकड़ों से शुरुआत में छेड़छाड़ की गई। कोविड-19 की हमारी शुरुआती लड़ाई कुछ गलत दिशा में थी। हमारे डाटा के ऊपर किसी का कोई विश्वास नहीं था। केंद्रीय टोली आई, केंद्रीय टोली ने आईना दिखाया, कुछ सकारात्मक नतीजे निकले। नतीजे निकलने के बाद डाटा हमारा ट्रांसपेरेंट होने लग गया। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के एक आदमी की मौत के बाद वहां कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी। कुछ दिन पहले मिनेसोटा में अफ्रीकी मूल के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसका वीडियो सामने आने के बाद अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए। लॉस एंजलिस में भी लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। मिनेसोटा में दूसरे दिन भी सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। रोके जाने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां भी दागी। जल्द ही ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। बेकाबू भीड़ ने तोड़फोड़ करने के साथ लूटपाट शुरू कर दी। आसपास की कई दुकानें लूट ली गईं, जिसे जो मिला वो उसे लेकर भागता नजर आया। उपद्रवियों ने एक दुकान को तो आग के हवाले कर दिया।
हिमाचल के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान नीचे गिर गया है। शिमला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश के साथ वहां पर ओले भी गिरे। लोगों को छाते लेकर बाहर घूमते हुए देखा गया। बारिश के बाद शिमला में पारा गिरकर 20 डिग्री के करीब जा पहुंचा। मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल में अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया गया है और इसके साथ ही वहां पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में एक होटल में आग लगने के बाद वहां फंसे 28 डॉक्टरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि होटल में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसमें वहां रुके 28 डॉक्टर फंस गए। आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास के कुछ लोग वहां पहुंचे और राहत बचाव के काम में जुट गए। पहला माले पे पूरा आग पड़ी गई है। बताया गया कि लोगों की मदद से होटल में रुके ज्यादातर डॉक्टर तो बाहर निकल आए, लेकिन करीब 4 डॉक्टर आग की लपटों में घिर गए। कुछ देर बाद दमकल कर्मचारी वहां पहुंचे और आग में फंसे डॉक्टरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। अभी सब सेफ है और अभी सब बाहर है। लेट्स होप कि और कुछ दिक्कत ना हो। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशियों के खिलाफ लगातार तीसरे दिन चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दाखिल करने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की एक टीम मोटी फाइलें लेकर साकेत कोर्ट पहुंची। 2000 पन्नों की चार्जशीट में 541 विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। क्राइम ब्रांच इस मामले में अब तक 47 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आज एक बार फिर निजामुद्दीन मरकज मामले में चार्जशीट दायर करने के लिए पहुंची है। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं, यही फाइल चार्जशीट के कागजात हैं और तकरीबन 12,000 से ज्यादा पन्नों की ये चार्जशीट है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में प्रशासन पर एक क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए लोगों की कोरोना रिपोर्ट आए बिना ही उन्हें घर भेजने का आरोप लगा। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई से लौटे 45 लोगों को हमीरपुर के एक स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। आरोप है कि जिला प्रशासन ने रिपोर्ट आने से पहले ही इन लोगों को नेगेटिव बताकर घर भेज दिया, जबकि रिपोर्ट आने के बाद इनमें 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें आनंद फानंद में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य में सबसे ज्यादा 93 कोरोना मरीज हमीरपुर में सामने आ चुके हैं। हैदराबाद के एक इलाके में देर रात एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद उसमें से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। आग लगने के दौरान ट्रांसफार्मर में तेज धमाका भी हुआ, जिसके बाद आग ज्यादा भड़क गई। दावा किया गया कि तेज गर्मी पड़ने से बिजली की खपत बढ़ रही है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ गया था और इससे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। रात के वक्त अचानक धमाके के साथ आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कोरोना वायरस संकट के बीच बीजेपी पर महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें टिड्डियों के हमले से बचने के लिए जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए। सभी रेवेन्यू के अधिकारियों को, डीएम्स को अलर्ट कर दिया गया है, एडवाइजरी जारी की जा चुकी है कि वो सतर्क रहें। अजय देवगन ने मुंबई के धारावी में रह रहे जरूरतमंद लोगों के लिए दान करने की अपील की। उन्होंने कोरोना वायरस की चपेट में आए धारावी के 700 परिवारों की जिम्मेदारी ली है। उत्तराखंड के चमोली में 2 तेंदुए दिखने के बाद लोग दहशत में आ गए। इन तेंदुओं के दिखने के बाद वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी। किसी प्रकार का कोई खतरा लोगों के लिए उत्पन्न ना हो तो उसके इसलिए हमारे वन विभाग द्वारा जो है उसमें नियमित जो है गश्त करने के लिए भी कर्मचारियों को निर्देशित भी किया गया है। पटना के एक अस्पताल में चेकअप के लिए गए एक पुलिस वाले और डॉक्टर के बीच किसी बात पर बहस होने का एक वीडियो वायरल हो गया। पाकिस्तान ने अयोध्या में राम मंदिर पर बेतुका बयान देकर एक बार फिर भारत के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश की, जिस पर विश्व हिंदू परिषद और अयोध्या के साधु संतों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। एक दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कोरोना संकट के बीच ही बीजेपी भारत में हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने में जुटी है। पाकिस्तान ने राम मंदिर के मुद्दे को सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन हुए थे उनसे भी जोड़ दिया। साथ ही राम मंदिर पर भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए। पाकिस्तान का बयान इतना बचकाना था कि भारत ने उसको जवाब देने के लायक भी नहीं समझा। हालांकि पाकिस्तान की गुस्ताखी विश्व हिंदू परिषद को बर्दाश्त नहीं हुई। जिस देश का न्याय के साथ में कोई संबंध ही नहीं है,
जिनका पूरी जीवन पाकिस्तान का या अन्याय के साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने भारत के न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। श्री राम जन्मभूमि के ऊपर समतलीकरण चल रहा है, यह पूर्ण विश्व जानता है। बिहार के मुंगेर में जनधन खातों में पैसे भेजे जाने की अफवाह के बाद डाकघर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस अफवाह के बाद कुछ लोग अपना खाता खुलवाने के लिए डाकघर पहुंच गए और जैसे ही डाकघर का मेन गेट खोला गया, अंदर जाने के लिए लोगों में होड़ मच गई। बताया गया कि इस भगदड़ के दौरान एक महिला गिर पड़ी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। ये गिर गया, इन्हीं के ऊपर देखो 10 और लेडीज गिर गया। खाता खुलवाने पहुंचे लोगों में ज्यादातर महिलाएं दिखाई दी, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ देर बाद वहां पहुंचे पुलिस वालों ने भीड़ को वहां से हटा दिया। बिहार के गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी नहीं होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए और नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा। जेडीयू के माननीय विधायक, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं सरकार ने की है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने सरकार को कल ही अल्टीमेटम दिया था, आज शाम तक का समय दिया था, लेकिन सरकार ने अभी तक गिरफ्तार उनको नहीं किया है। आरजेडी ने जैसे ही सवाल उठाया, जेडीयू ने तुरंत पलटवार किया और तेजस्वी यादव को उनकी पार्टी के विधायक पर लगे आरोप याद दिला दिए। तेजस्वी जी ने उसे पॉलिटिकल मुद्दा बना डाला है। ऐसे में एक सवाल तेजस्वी जी पर भी उठता है। उनके दल के विधायक अरुण यादव, जिसने सामाजिक पाप किया, एक घृणित कार्य किया, फिर भी तेजस्वी यादव जी के मुंह से एक बोल नहीं निकले। कोरोना संकट के बीच स्कॉटलैंड में ड्रोन की मदद से दूर दराज के इलाकों में दवाएं और दूसरा जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। सरकार को इन इलाकों में जरूरी चीजें पहुंचाने में काफी मुश्किल आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने ड्रोन की मदद ली और मरीजों के इलाज में काम आने वाला जरूरी सामान अस्पतालों में भेजना शुरू कर दिया। ड्रोन से दूर दराज के ऐसे इलाकों में सामान भेजा गया जहां इनका वक्त पर पहुंचना सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती थी। दिखने में ये ड्रोन एक छोटे विमान के आकार का है, जिसे कहीं भी उतारा और फिर वहां से उड़ाया जा सकता है। ये उन जगहों पर भी आसानी से उतर सकता है जहां किसी विमान या गाड़ी का पहुंचना मुश्किल है। The use of drones can become a real game changer in how quickly we can support our communities and our health professionals. एक वक्त में ये ड्रोन 5 किलो तक का सामान ले जा सकता है। इस खास ड्रोन में 4 इंजन लगे हैं, जिनकी मदद से ये काफी दूर तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन जीपीएस तकनीक से लैस है, जिसके जरिए ये अपने आप पता ढूंढ लेता है। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ लेफ्ट ने प्रदर्शन किया। लेफ्ट के नेताओं ने कोरोना से निपटने और अम्फन तूफान के पीड़ितों की मदद करने में पश्चिम बंगाल सरकार को पूरी तरह फेल बताया और ममता सरकार का विरोध करने सड़कों पर उतर पड़े। लेफ्ट के नेता और कार्यकर्ता पार्टी का झंडा और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने गले में तख्तियां भी लटकाई हुई थी। लेफ्ट का आरोप है कि आपदा प्रभावित इलाकों में सरकार लोगों को मदद पहुंचाने में नाकाम रही। प्रदर्शन के दौरान सभी लोगों ने मास्क और एक दूसरे से जरूरी दूरी भी बनाए रखी। They failed to tackle this aftermath of the super cyclone. राजस्थान के बाद टिड्डियों के दल मध्य प्रदेश भी पहुंच गए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में तो टिड्डियों ने फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। राज्य के कई जिलों में टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई। और पन्ना जिले में टिड्डियां मारने के लिए दमकल की गाड़ियां प्रभावित इलाकों की तरफ जाती हुई नजर आईं। इससे एक दिन पहले जब जिले में टिड्डियों का दल पहुंचा तो सड़कों पर जो जहां था वहीं रुक गया। पुलिस के जवान अपने मोबाइल फोन से टिड्डियों के दल का वीडियो बनाते हुए भी दिखे। लोगों से घरों में ही रहने की अपील भी की गई। ये काफी बड़ी मात्रा में है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में चल रही है। टिड्डियों के खतरे ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की भी चिंता बढ़ा दी। इसका स्थायी हल निकले, ये आगे नुकसान ना करें, इसके लिए हम पूरे गंभीरता से विचार कर रहे हैं। राजस्थान के सिरोही में एक अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस के मरीजों ने जमकर डांस किया, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। अस्पताल प्रशासन ने वहां भर्ती मरीजों के मनोरंजन के लिए गाने बजाए, जिस पर ये मरीज डांस करते नजर आए। कुछ मरीज एक गाने पर डांस करते दिखे तो कई मरीज अपने अपने बिस्तर पर आराम करते नजर आए। डांस करने के दौरान मरीजों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का भी ख्याल रखा। इतना ही नहीं, सभी मरीज मास्क और कपड़े से अपने मुंह भी ढके हुए थे।
राजस्थान के अलवर में शराब की एक दुकान बंद करने की मांग करते हुए कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रशासन ने एक स्कूल के पास खुली इस दुकान को जल्द ही बंद करने का भरोसा दिया था, लेकिन जब दुकान बंद नहीं की गई तो महिलाओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कांग्रेस नेता की अगुवाई में दुकान के सामने पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और उन्हें हटाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद महिलाओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले कई महिलाओं ने दुकान के सामने सड़क जाम कर दी, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने शराब की दुकान बंद नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। इस ठेके को तुरंत यहाँ से दूसरी जगह अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाए, वरना ये महिलाएं आज रोड से हटने वाली नहीं है। हालांकि काफी कोशिश के बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को वहां से हटा दिया। जिनको साइड में करवा दिया, रोड जाम उत्पन्न हो रहा था। अहमदाबाद में एक आदमी ने नोट और मोबाइल जैसी चीजों को सैनिटाइज करने के लिए एक मशीन बनाने का दावा किया। दावा यह भी किया गया कि ये मशीन महज 30 सेकंड के अंदर नोट और मोबाइल जैसे छोटे सामान को सैनिटाइज कर सकती है। मशीन को अल्ट्रावायलेट तकनीक पर बनाया गया, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें काफी घातक होती हैं और इसके असर से कुछ ही देर में सारे वायरस खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि मशीन का नाम अल्ट्रावायलेट पोर्टेबल मल्टी फंक्शनल सैनिटाइजर रखा गया। इसकी कीमत 8 से 14,000 के बीच रखी गई और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में ये मशीन बाजार में लोगों के लिए उपलब्ध होगी। यूवी बेस्ड टेक्निक से ये मशीन बनाया गया हुआ है। इसमें कोई केमिकल या डीफॉगिंग के लिए कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है। जो भी प्रोडक्ट आप इसमें रखते हो मिनिमम 30 सेकंड की साइकिल रहती है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। तो वो इसके ऊपर से जो बैक्टीरिया रहता है वो 99.9% किल करके उसको डिसइंफेक्ट करता है। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक आदमी ने पानी का संकट दूर करने के लिए खेत में ही कुआं खोद डाला। बताया गया कि लॉकडाउन में काम नहीं मिलने से परेशान शख्स ने खेती करने की ठानी, लेकिन इलाके में पानी की किल्लत से वो परेशान हो गया और इस कमी को दूर करने के लिए उसने अपने खेत में ही कुआं खोद डाला। और 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब कुएं में पानी आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुएं में पानी आते ही लोग पानी निकालते नजर आए। बताया गया कि खुदाई के वक्त जमीन से पत्थर निकलने लगे तो लोग पानी की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन खुदाई में जुटे किसान का मनोबल नहीं टूटा। कुएं की खुदाई के लिए किसान ने घर से दूर खेत में ही झोपड़ी बना ली ताकि काम में कोई रुकावट न आए। कुएं की खुदाई में किसान को 2 महीने का वक्त लगा। खेती करने के लिए कुआं खोदने की जिद ने किसान का हौसला बनाए रखा। 30 फूट ઊંડો ખોદી નાખ્યો। આજે અત્યારે પાણી કુવામાં આવી ગયું છે। આજુબાજુના ખેતરવાળાઓને એટલી બધી બહુ खुशखुशालीमय આવી ગયા છે। कुएं में महज 30 फीट की गहराई पर पानी निकलने से आसपास के लोग हैरान थे। बताया गया कि उस इलाके में 500 फीट पर भी पानी नहीं मिलता है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने दावा किया कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। नटवर सिंह ने अमेरिका चीन के रिश्तों में आई तल्खी से भारत को दूर रहने की नसीहत भी दी और उम्मीद जताई कि भारत के साथ चीन के विवाद में अमेरिकी मध्यस्थता की पेशकश बेकार साबित होगी। न तो हिंदुस्तान ने मांगा है इनसे, न चीन ने मांगा है कि आप आइए कुछ करिए, तो ये कोई मायने नहीं रखता। तो वो जो मर्जी है जो कह देते हैं, क्या किया जाए। अब इतने बड़े देश के राष्ट्रपति हैं तो अखबार में और टीवी में तो आती है ये खबर, पर कोई जो उन्हें सुझाव दिया है वो कोई मान्य नहीं रखता। दुनिया भर में टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने नई साजिश रची। FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि कश्मीर में जो भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं उनमें घाटी के ही नागरिक शामिल हैं। इसके लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की तरफ से कश्मीर में TRF नाम का एक संगठन बनाया गया और इस संगठन को पाकिस्तान की तरफ से हिदायत दी गई कि कश्मीर में होने वाले हर आतंकी हमले की जिम्मेदारी वो खुद ले। ये खास निर्देश भी दिए गए हैं कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हमलों को भी TRF अपना बताए, ताकि दुनिया में यह संदेश जा सके कि कश्मीर में होने वाली घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ नहीं और वो अपनी आतंकी गतिविधियों को छिपाकर FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल होने से बच जाए। पंजाब के अमृतसर में घर लौटने की कोशिश में जुटे मजदूरों ने सड़क पर आकर हंगामा किया। मजदूरों ने हाईवे पर बैठकर वहां जाम लगा दिया। ये लोग उन्हें घर भेजने के इंतजाम नहीं किए जाने से नाराज थे। आरोप है कि घर जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद उन्हें कई दिनों से एक रिसोर्ट में रखा गया है और उन्हें भेजने के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुताबिक पंजाब सरकार जिस रफ्तार से लोगों को घर भेजने के इंतजाम कर रही है, उस तरह लोगों को घर पहुंचने में 3 महीने तक लग सकते हैं।
प्रशासन द्वारा ये जाने के लिए इनको टिकट जारी की हुई है, उसके बावजूद भी प्रशासन के पास कोई बसें नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है। वो कल आया था यहाँ पर तो सब टिकट उकट कटा दिया, बोलता कि जाएगा, फिर बोला कि नहीं जाएगा, पर्ची उर्ची सब दे दिया, बोलता सवेरे आना, तो इसीलिए फिर आया। कल सर मेडिकल भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। उसके बाद बस में भी हम लोग बैठे थे, उसके बाद बस में मतलब कि बोले कि कैंसिल हो गया गाड़ी, नहीं जा पाएंगे, अपने अपने घर जाइए। उधर से हम लोग को कमरा भी खाली करा दिया है। अनुपम खेर ने कविता शेयर की। लॉकडाउन में घर पर वक्त बिता रहे अनुपम खेर ने एक कविता सोशल मीडिया पर शेयर की। काश ऐसी भी हवा चले, कौन किसका है पता चले। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा से शराब की तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने दावा किया कि आरोपी के पास से शराब की 24 पेटियां भी बरामद की गई। कोरोना वायरस के खतरे के बीच एकता कपूर ने मुंबई के जुहू के अपने घर को सैनिटाइज करवाया। यूपी के मुरादाबाद में एक बैंक के चेयरमैन के विदाई समारोह में पहुंचे लोगों पर लॉकडाउन के नियम तोड़ने का आरोप लगा। वहां पहुंचे ज्यादातर लोगों ने न तो मास्क लगाया और न ही एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का ध्यान रखा। रेलवे स्टेशनों पर फिलहाल खाने पीने की दुकानें शुरू होने की संभावना नहीं है। रेलवे बोर्ड को बताया गया कि इन दुकानों को चलाने वाले कई लोग लॉकडाउन में अपने गांव लौट चुके हैं। गुजरात में इंजीनियरिंग के 2 छात्रों ने एक ऐसी बेल्ट बनाई जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में मददगार साबित हो सकती है। इस बेल्ट में एक सेंसर लगाया गया है जो दूरी को माप सकता है। इसके अलावा इसमें एक छोटा स्पीकर भी लगा है जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने पर बजने लगता है। कहा जा रहा है कि इस बेल्ट के पहनने पर अगर कोई 1 मीटर के दायरे में आएगा तो ये उपकरण चेतावनी देने लगेगा। इस बेल्ट को बनाने में सिर्फ 150 रुपए खर्च होने का दावा किया जा रहा है। तेलंगाना के मेडक में बोरवेल में गिरे 3 साल के एक बच्चे के शव को एनडीआरएफ की टीम ने 12 घंटे बाद बाहर निकाला। आरोप है कि बोरवेल की खुदाई के बाद उसके मालिक ने गड्ढे को भरवाए बिना ही छोड़ दिया था, जिसमें यह बच्चा वहां से गुजरते वक्त गलती से गिर गया। लेकिन जब उसे कई घंटों की मेहनत के बाद 17 फीट की गहराई से बाहर निकाला गया तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। एनडीआरएफ की टीम ने इस मासूम के शव को बाहर निकालकर वहां मौजूद एम्बुलेंस में रखा, जहां से पोस्टमार्टम के लिए उसे पास के एक अस्पताल ले जाया गया। लेकिन बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इससे पहले पुलिस और एनडीआरएफ के कर्मचारियों ने इस बच्चे को बोरवेल से निकालने में जी जान लगा दी। रात के अंधेरे में टॉर्च की मदद से अंदर का हाल जानने की कोशिश की गई। गड्ढे के आसपास रस्सी बांधी गई। खुदाई करने वाली एक मशीन के जरिए बोरवेल के पास में एक और बड़ा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया गया ताकि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। इस बीच प्रशासन के कुछ अधिकारी भी वहां पहुंच गए और अंधेरे में बच्चे को बाहर निकालने का ऑपरेशन चलता रहा। शोर शराबा सुनकर कई लोग वहां इकट्ठा भी हो गए। बच्चे के बाहर निकलते ही उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम वहां मौजूद रही। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो बच्चे को जिंदा बाहर निकालने में नाकाम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी से आम की बड़ी खेप को दुबई भेजा गया। इसे प्रधानमंत्री के लोकल टू ग्लोबल वाले नारे से जोड़कर देखा जा रहा है और प्रशासन का दावा है कि जल्द ही वाराणसी के आम को कई और देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। वाराणसी का लंगड़ा आम इससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ही भेजा जाता था, लेकिन पहली बार इस आम को देश से बाहर भेजा जा रहा है और माना जा रहा है कि इससे वाराणसी में आम के किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा होगा। वाराणसी के कमिश्नर ने 3 टन आम की पहली खेप को वाराणसी से लखनऊ भेजा, जहां से इसकी पैकिंग करने के बाद इसे दुबई भेजा जाएगा। कुछ व्यक्तिगत रूप से लंदन से फोन आए थे कि यहाँ की सब्जियाँ तो आपने भेजी, अब आम भी भेजिए। उसी दिशा में प्रयास करते हुए अब हम लोग पहली खेप हमारी दुबई इस बार जा रही है और कुछ दिनों में लंदन भी जाएगी। पहली बार ये यहाँ से लोकल टू ग्लोबल के लिए इस आम को पंख लगा है। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि स्वदेशी को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका ये प्रयास है। तेलंगाना के नलगोंडा में एक तेंदुए ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बताया गया कि तेंदुआ एक खेत के बाड़े में फंस गया था, जिसे वन विभाग की टीम पकड़ने पहुंची थी। और जैसे ही वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की, उसने एक कर्मचारी पर हमला कर दिया। तस्वीरों में दिखा कि तेंदुए को पहले चारों ओर से घेर लिया गया और हाथ में डंडा लिए कर्मचारी जैसे ही उसकी ओर बढ़े, तेंदुआ भागने लगा। वहीं तेंदुए को अपनी ओर आते देख दूसरी ओर खड़े कर्मचारी खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन अचानक तेंदुए ने उनमें एक कर्मचारी पर हमला कर दिया।
बताया गया कि वहां मौजूद कर्मचारियों के शोर मचाने के बाद ही तेंदुए ने उन्हें छोड़ा, लेकिन इस हमले में कर्मचारी घायल हो गया। वहीं काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया, जिसके बाद उसे चिड़ियाघर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ एक खेत के बाड़े में आकर फंस गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की जांच और उन्हें कोरोना वायरस से बचाने के लिए कई तरह के बदलाव किए गए। यात्रियों के लिए हमेशा मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया। इसके अलावा यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में बनाए रखनी होगी। मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी जरूरी हो गया है। इस बदलाव का वहां असर भी दिखा, क्योंकि पहुंचकर हर यात्री मास्क लगाए नजर आए। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पहुंचे सभी लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े दिखे। एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी भी चेहरे पर शील्ड लगाकर दूर से ही यात्रियों के दस्तावेज जांचते दिखाई दिए। हम एंट्री गेट पर हैं मुंबई के, जहां पर जो टिकट्स हैं वो पैसेंजर यहां तक पहुंचते हैं, और पैसेंजर पहुंचने के बाद सबसे पहले जो जगह है, आप देखिए यहाँ पे सैनिटाइजर लगा हुआ है। बिना टच के हुए यहाँ पे निकलते हैं, इसमें सैनिटाइजर पैसेंजर लेते हैं, हाथ रब करते हैं। साथ ही साथ जो स्कैनिंग बोर्डिंग पास है, देखिए बाकायदा सीआईएसएफ ने एक शील्ड बनाई हुई है। ये ग्लास की शील्ड है, ट्रांसपेरेंट शील्ड है, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में कोई भी नहीं आएगा। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। बताया गया कि इमारत में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो कुछ ही देर में इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर फैल गई, जिसके बाद इमारत से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि इमारत के आसपास धुआं फैल गया। कुछ देर बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद एक आदमी उन्हें दूर हटाने के लिए आवाज लगाता दिखा। कुछ देर की कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे सुरक्षित इलाकों में एक राजभवन के अंदर 6 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से वहां हड़कंप मच गया। इसके बाद राजभवन के स्टाफ क्वार्टर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और वहां रहने वाले 50 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। एहतियातन राज्यपाल और उनके निजी स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें सभी लोग नेगेटिव निकले। केंद्र सरकार की कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना का मरीज मिलने पर 3 किलोमीटर तक का इलाका कंटेनमेंट जोन के दायरे में आता है। मतलब ये कि इस इलाके में ना कोई आ सकेगा और ना ही यहां से बाहर जा सकेगा। राजभवन के अंदर भी अब कोरोना का कंटेनमेंट एरिया बन गया है। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक 6 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 6 मरीज मिलने के बाद जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं उसमें 10 परिवारों को क्वारंटाइन किया गया है। उनके राज्यपाल और उनके पर्सनल स्टाफ का जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव निकला है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच दक्षिण अमेरिका के कई देशों में खाने पीने का गंभीर संकट खड़ा हो गया। इन देशों में लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, जिससे उनके सामने खाने की समस्या खड़ी हो गई। और यही वजह रही कि पेरू में खाने पीने का सामान लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई। बताया गया कि बाहर न निकल पाने की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। हालांकि कई इलाकों में लोगों तक खाना पहुंचाया गया। ब्राजील में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। वहां भी खाने पीने के लिए कई लोग सरकार के भरोसे दिखाई दिए। इसके अलावा कई दूसरे देशों में भी हालात बेहद खराब हो गए। बताया गया कि लोग लॉकडाउन तोड़कर बाहर निकल रहे हैं ताकि उन्हें कोई काम और खाना मिल सके। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में एक चाय के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसकी जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां वहां पहुंचती आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया था और चाय गोदाम से गहरा काला धुआं निकलता नजर आया। धुएं के बीच से आग की भीषण लपटें भी निकल रही थी। गोदाम से निकल रहा धुआं इतना तेज था कि पूरा आसमान ढक गया। आग लगने की खबर मिलते ही आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। बताया गया कि दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मेहनत के बाद इस आग को काबू किया। टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक केमिकल के छिड़काव के लिए उसकी तरफ से 60 मशीनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राजस्थान के 21, मध्य प्रदेश के 18, गुजरात के 2 और पंजाब के 1 जिले में टिड्डियों पर रोकथाम की कोशिश की जा रही है। मंत्रालय का कहना है कि अब तक इन राज्यों में 300 से ज्यादा जगहों पर टिड्डियों के प्रभाव को खत्म किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय से जुड़ा टिड्डी चेतावनी संगठन भी इन राज्यों में टिड्डियों को खत्म करने पर काम कर रहा है। इसके लिए उसके पास
50,000 लीटर से ज्यादा कीटनाशक उपलब्ध होने की जानकारी मंत्रालय ने दी। भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर लगातार टिड्डी के इस प्रकोप को कम करने, टिड्डी को मारने का काम कर रही है। हमारी 50 टीमें लगभग क्षेत्रों में लगी हुई हैं और हमारी कोशिश है हम ड्रोन और जहाज का भी उपयोग इसके लिए करें, उसकी भी तैयारी चल रही है। कोरोना से निपटने में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल जारी रहेगा। नीति आयोग ने बताया कि देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल जारी रहेगा। हालांकि पिछले दिनों WHO ने इसके ट्रायल पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में देश के 13 बड़े शहरों के नगर निगम कमिश्नर भी शामिल हुए। अनुमान है कि देश के 70% कोरोना वायरस के मामले इन्हीं 13 शहरों में हैं। इस बैठक में 31 मई के बाद लॉकडाउन लागू रखने या कुछ और छूट देने पर चर्चा हुई। सूरत में कुछ लोगों ने दावा किया कि हाथ पर लगाई गई क्वारंटीन की मुहर से उनकी चमड़ी जल गई। लॉकडाउन के बीच श्रद्धा कपूर ने अपने भाई के साथ एक दुकान में जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और बताया कि इस दुकान में उन्हें कोई भी पहचान नहीं सका। मुंबई के धारावी में मॉनसून को देखते हुए वहां के लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। हर साल बारिश के मौसम में एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाने वाला धारावी पानी में डूब जाता है, लेकिन आरोप है कि मॉनसून के नजदीक होने के बावजूद अब तक वहां नालों की सफाई नहीं की गई। नालों में कचरे का अंबार भी लगा दिखाई दिया। मानसून आने में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में धारावी के लोगों को एक बार फिर डर सताने लगा है। हालांकि बीएमसी का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में धारावी समेत दूसरे इलाकों के नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। धारावी का हॉटस्पॉट बन गए तो थोड़ा हम रुक रहे हैं कि वो हॉटस्पॉट में हमारे बाकी भी कामगार उधर जाएंगे, उनको प्रादुर्भाव बढ़ सकता है, इसलिए तो थोड़ा रुके हैं। लेकिन मुझे लगता है 2-4 दिन में वो भी काम हम आस्ते आस्ते उसमें चालू करेंगे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सरकारी केंद्र में गेहूं बेचने का इंतजार कर रहे किसान की मौत हो गई। बताया गया कि किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई। जिस वक्त किसान की तबीयत बिगड़ी, उनके गेहूं को तौला जा रहा था और जैसे ही किसान की तबीयत बिगड़ने की खबर फैली, खरीद केंद्र पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और खरीद केंद्र पर भीषण गर्मी में किसानों को धूप से बचाने के इंतजाम की भी पोल खुलती दिखी। बताया गया कि किसान प्रेम सिंह को 19 मई को झलारा केंद्र पर गेहूं लेकर आने का मैसेज आया और जब 6 दिन के इंतजार के बाद भी उनका नंबर नहीं आया तो उन्हें एक दूसरे खरीद केंद्र पर जाने को कह दिया गया। यहाँ जब उनके गेहूं को तौला जा रहा था तभी अचानक वो जमीन पर गिर पड़े। एक ट्राली तुल चुकी थी, दूसरी ट्राली उसकी आधी तुली थी और वो वहीं पर खड़ा था और आकस्मिक उसको चक्कर आकर उल्टी आई और वो गिर गया। हादसे की खबर मिलने के बाद से प्रेम सिंह के घर पर मातम का माहौल दिखा। हालांकि प्रेम सिंह को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और राज्य के कृषि मंत्री का भी बयान आया। कृषि मंत्री ने किसान की मौत को खरीद केंद्र की लापरवाही से जोड़ने को गलत ठहराया। वो अगर गेहूं बेचने का इंतजार करें या ना करें, हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है, लेकिन इससे जोड़ना ये कहीं तक भी उचित नहीं है। वहीं कांग्रेस ने किसान की मौत के बाद दिए मंत्री के बयान को संवेदनहीन बताया और किसानों के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरा। कई मामले हुए इस प्रकार के, आपने उसमें भी देखे कि कोरोना के अंदर भी कई लोग रस्तों पर अपने जान खोई है। तो भाजपा और भाजपा के मंत्री इनके लिए असंवेदनशील हो गए। इनके लिए बड़ी सामान्य बात है कि किसी के लिए कह देना हार्ट अटैक है, लेकिन उस परिवार से पूछो जिसके यहाँ ये घटना घटी है, उस परिवार के पीछे कौन रहेगा? वो किसान तो गया, उसका घर कैसे चलेगा? गुजरात के आणंद में मोबाइल की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने मोटरसाइकिल के इंजन से एक छोटा ट्रैक्टर तैयार कर लिया। बताया गया कि उसने इस लॉकडाउन में दुकान के बंद होने के बाद करीब 50,000 रुपए खर्च करके खाली वक्त में यह बनाया और इसके लिए उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल के इंजन का इस्तेमाल किया। इस ट्रैक्टर को सामान ढोने और खेतों में सिंचाई के लिए तैयार किया गया। इसमें फोन चार्ज करने की सुविधा भी दी गई। ये ट्रैक्टर मैंने लॉकडाउन के फ्री समय में बनाया है, जो 50 की माइलेज देता है और 60 की स्पीड पे चलता है। ट्रैक्टर के पूरी तरह तैयार होने के बाद इस दुकानदार ने कुछ बच्चों को उस पर बैठाकर इलाके में घुमाया। साथ ही उसने ये दावा भी किया कि इसे महिलाएं भी आसानी से चला सकती हैं। उसने जरूरत के हिसाब से कभी उसके पीछे ट्रॉली जोड़ दी तो कभी पानी का टैंकर। ये सब भी उसने खुद ही बनाया।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ता ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। बताया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने साथी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे और उसी वक्त टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। तस्वीरों में भी साफ दिखा कि एक आदमी डंडे से गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता अपनी जान बचाकर वहां से चले गए। बताया गया कि अचानक हुए इस हमले में बीजेपी का एक नेता जख्मी हो गया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में चोरी के डर से गांव के लोगों ने पानी से भरे ड्रमों पर ताला लगा दिया। गांव में पानी की भारी किल्लत है, जिसकी वजह से लोग दूर के इलाकों से पानी भरकर लाते हैं और कहीं कोई उस पानी को चोरी करके न ले जाए, इस डर से मध्य प्रदेश के झाबुआ के झौसर गांव में घरों के बाहर रखे पानी के ड्रमों में ताला लगा नजर आया। यहाँ पानी की बहुत समस्या पड़ती है, इसलिए यहाँ पे पानी कोई चुरा लेके ले जाता है। 3 किलोमीटर से पानी भरते आते हैं, ताला लगा के रखते हैं। झौसर गांव में गर्मी के मौसम में जमीन के अंदर पानी का स्तर काफी नीचे चला जाता है और लोगों को रोजाना दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। बताया गया कि कई बार पानी की तलाश में लोगों को 3 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है। ऐसे में एक शख्स बाइक पर एक साथ कई बर्तनों में पानी भरने जाता दिखा, लेकिन कुछ महिलाएं तपती गर्मी में पैदल ही अपने सिर पर पानी के भारी बर्तन ढोती नजर आईं। झौसर गांव में पानी लाने के लिए सिर्फ लंबे सफर की चुनौती ही नहीं, बल्कि अपना नंबर आने में घंटों का इंतजार करने की भी परेशानी है। लंबे इंतजार के बाद जब नंबर आता है तब पानी नसीब होता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पानी की गंभीर समस्या को जल्द सुलझाने का भरोसा दिया गया। हैंडपंप और पावर पंप वहाँ पे लगे हुए हैं, सिंगल फेज आ गया। हम उसके जेजेएम के अंतर्गत उसका योजना बनाएंगे। तमिलनाडु के मदुरै में एक 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई और बताया गया कि जिस इमारत में आग लगी वो कपड़ों का शोरूम था, जिसमें आग तेजी से फैली और उसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। कपड़े के शोरूम में आग लगने की खबर के बाद दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग को बुझा दिया। बताया गया कि आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक कोरोना जांच केंद्र पर एक महिला को उसका पति मिल गया। 21 साल पहले महिला का पति बिना बताए कमाने के लिए दिल्ली चला आया, जिसके बाद से उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। लेकिन शहर के कोरोना जांच केंद्र पर महिला को उसका पति सुरेश दिख गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सुरेश दिल्ली से आसनसोल पहुंचा था और फिर उसे कोरोना की जांच के लिए एक सेंटर लाया गया, जहां उसकी पत्नी उर्मिला भी कोरोना की जांच कराने पहुंची थी। केजरीवाल सरकारी लॉकडाउन में पकड़ के स्कूल में रखा था, फिर टिकट देकर ट्रेन में बैठा के इधर भेज दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन के बाद बने हालात की वजह से 21 साल बाद लौटे सुरेश से पुलिस ने पूछताछ की। उसका पहचान पत्र देखा गया। तसल्ली करने के लिए सुरेश के शरीर पर मौजूद दाग तक देखे गए। यही नहीं, पुलिस ने सुरेश से परिवार में मौजूद लोगों के नाम भी पूछे। आपका भैया का नाम क्या है? विजय प्रसाद। और एक भैया का नाम? कमल प्रसाद, रतन प्रसाद। पूरी पड़ताल करने के बाद ही पुलिस ने उसे उसके परिवार के साथ जाने दिया। बरसों बाद अपने पति से मिलकर महिला बेहद खुश दिखी। पति से मिलने की खुशी में उसके आंसू तक छलक आए। 21 साल से बिछड़े 8 साल का बाद 2 चिट्ठी आया था। अच्छा, कि हम चांदनी चौक बाजार पे रहते हैं, खोजने का कोशिश नहीं कीजिएगा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2598 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 59,546 हो गई है। इतना ही नहीं, राज्य में एक दिन में कोरोना से 85 मरीजों की मौत भी हुई है, जिससे महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 1982 तक जा पहुंचा है। सिर्फ मुंबई में ही कोरोना के 35,485 मरीज हैं।